हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटॉप। सो इन टुडेज 10 एमसीक्यू अ डे सीरीज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल ए ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पीएमएलए 2002, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि किस तरीके के जो ना एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं और क्या लेवल अब एग्जाम का हो गया है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सो दैट कि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, राइट। और अगर आप टारगेट कर रहे हैं ना जैब नवंबर 2025 को, यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिनका एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और फाइल को एक्सेस कीजिए, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनसे ना आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा आसान हो सकती है बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि जो बार बार टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। with our first question, that is question number 1. Mr. X is the name of the person knowingly, जानबूझ के हेल्प की उन्होंने अपने फ्रेंड की कि वो डिपॉजिट कर रहे हैं जो प्रोसीड अर्न किए उनके फ्रेंड ने ड्रग ट्रैफिकिंग से बैंक अकाउंट में, और इनको इसको दिखा दे कि इनकम है फ्रॉम फोटोग्राफी बिजनेस। तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ पीएमएल, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उन्होंने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? तो सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या बोलता है कि कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ना मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज में, इलीगल एक्टिविटीज में, तो उसको क्या बोला जाता है? बट विच ऑफेंस वी कॉल इट? मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस। तो राइट आंसर विल बी हेयर ऑप्शन सी, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस, क्योंकि फ्रॉड अगेंस्ट तो बैंक नहीं हुआ ना, ये टैक्स इवेजन भी नहीं हुआ, ना ही वॉयलेशन ऑफ फैमा हुआ। फैमा में तो हम रेमिटेंसेस की बात करते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस है ये। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। जो पैसा आप इलीगल वे से कमा रहे हो ना, उसको क्या दिखा देते हो? लीगल, और उसको बैंक में पार कर लेते हो। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस होती है आपकी। प्लेसमेंट, ठीक है, लेयरिंग, फिर इंटीग्रेशन। पहले तो पैसा पार्क कर रहे हो बैंक अकाउंट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, यही दिखा के कि अर्न किया फोटोग्राफी बिजनेस से बट कमाया ड्रग ट्रैफिकिंग से, फिर उसको घुमाते हो और बाद में उसको यूज करते हो लेजिटिमेट पर्पस के लिए। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस आपका यहाँ पे माना जाएगा, चाहे आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चाहे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, डजेंट मैटर, राइट। Banks are required to report any suspicious transaction noticed by them to FIU India within how many days of establishing suspicion? 3 days, 5 days, 7 days, 10 days. Suspicious transaction क्या होती है? बैंक को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अब किसी नॉर्मली जो स्टूडेंट है उसके अकाउंट में महीने का 20,000 डिपॉजिट होता है, ठीक है। अब ऑल ऑफ सडन उसके अकाउंट में 5 लाख की ट्रांजेक्शन होने लग जाए, सस्पिशियस होगा ना। तो क्या बोला गया कि बैंक को कितने दिन में रिपोर्ट करना है और किसको रिपोर्ट करना पड़ता है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इंडिया, किसको? एफआईयू इंडिया को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है बैंक की साइड से। तो इसके लिए कुछ डे स्पेसिफाई किए गए हैं। तो कितने दिन में करना होता है? 7 डेज में। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में ना कोई वैल्यू मैटर नहीं करती, वैल्यू मैटर ही नहीं करती। अगर सस्पिशन लग रहा है, मान लो सस्पिशन लग रहा है कि वो गड़बड़ है, कुछ हो सकता है टेररिस्ट से रिलेटेड, कोई चाहे 10 रुपए है, चाहे 100 रुपए है, चाहे आपके 10 लाख है, बस सस्पिशन लग रहा है तो आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। ओके। अब कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट डेजिग्नेटेड डायरेक्टर कि ये डीडी कैन बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड। पार्टनरशिप फॉर्म में मैनेजिंग पार्टनर कैन एक्ट एज अ डीडी। प्रोप्राइटरशिप में द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ कैन बी द डीडी। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। सबसे पहले तो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर के बारे में हमें पता होना चाहिए। डेजिग्नेटेड डायरेक्टर कौन होता है? जो ओवरऑल कंप्लाइंसेस देखता है। अब ये पिरामिड सा है ना एक, देखो टॉप लेवल पे होते हैं आपके डीडी, सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं ये, जो ये चेक करते हैं कि जो भी हमें मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड लॉ बनाए गए हैं वो प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट हो रहे हैं, वो पॉलिसी वगैरह, वो काम किसका होता है? डीडी का होता है। फिर आपके आते हैं मिडिल पे प्रिंसिपल ऑफिसर, और देन योर एएमएल टीम जो ग्राउंड लेवल पे काम करती है। तो डीडी सीनियर मोस्ट पर्सन है कि एज पर द रेगुलेटरी जो आरबीआई ने गाइडलाइंस दी थी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बोला गया है, क्या हम वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, कंप्लाइंसेस प्रॉपर्ली हो रही है कि नहीं हो रही है। और ये भी चेक करना कि केवाईसी पॉलिसीज अपडेटेड है ऑर्गेनाइजेशन में कि नहीं है। स्किल्ड स्टाफ हमने हायर किया है कि नहीं किया, जाके उनको पता चले कि क्या कौन सी रिपोर्ट सस्पिशियस है, कहाँ पे अलार्म जो है जनरेट करना है। तो वो सब कुछ किसका काम होता है? डेजिग्नेटेड डायरेक्टर का। तो सीनियर मोस्ट पर्सन ऑब्वियसली सीईओ लेवल पे या एमडी के, तो
फर्स्ट ऑप्शन इज राइट कि मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर। पार्टनरशिप फॉर्म में मैनेजिंग पार्टनर हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर, बिकॉज प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर को कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है दोनों के बीच में, बिजनेस और प्रोप्राइटर एक ही कंसीडर किया जाता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। और बाकी अगर हम बात करें ट्रस्ट के केस में, तो जो ट्रस्टी मैनेज कर रहा होता है वो भी हो सकता है आपका डीडी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, ठीक है। तो ये आपका रहता है कि जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है वो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होता है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक में भी जो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल होगा बैंक का वो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होगा। तो उनका काम यही होता है, यही चेक करना कंप्लायंसेस, ओवरऑल कंप्लायंसेस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, राइट। अब commercial bank is implementing a risk based approach to ensure proper mitigation and management of risk. Banks board has approved policy and procedures for monitoring. ऑडिट के दौरान ये पाया गया कि कुछ ब्रांचेस ने अप्लाई नहीं की ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग मेजर एज पर कस्टमर रिस्क लेवल। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है अप्लाइंग रिस्क बेस्ड अप्रोच इन बैंक्स। रिस्क बेस्ड अप्रोच होता क्या है बेसिकली, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कस्टमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क लेवल कि ये लो रिस्क में है, मीडियम रिस्क में है या हाई रिस्क में है। अब जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन होते हैं दे आर जनरली कंसिडर हाई रिस्क कैटेगरी पर्सन। तो इनके ऊपर क्या है एक्स्ट्रा ड्यू डिलीजेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एनहांस्ड लेवल की ड्यू डिलीजेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर मीडियम, इन पे इतना एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ती, और लो लेवल पे सिंपल ड्यू डिलीजेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है रिस्क बेस्ड अप्रोच का, मैक्सिमाइज बैंक प्रॉफिट। देखो ऑप्शन एलिमिनेट करना हमें आना चाहिए, प्रॉफिट का तो कोई कंसर्न ही नहीं है। कस्टमर लॉयल्टी को एनहांस करना है, बिल्कुल नहीं। तो क्या अडॉप्ट कस्टमर ड्यू डिलीजेंस एंड ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग मेजर, यस यही हमें करना है रिस्क बेस्ड अप्रोच में। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मिनिमाइज करना इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क बेस्ड अप्रोच। तो रिस्क को आइडेंटिफाई करना, ये चेक करना है, ट्रांजेक्शन की मॉनिटरिंग करने आनी चाहिए कि कौन सी ट्रांजेक्शन सस्पिशियस है, कहाँ पे अलर्ट जनरेट करना है, बिकॉज ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या हो रहा है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से बढ़ावा मिलता है। तो इन्हीं सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ना इतने हाई लेवल की जो है हम क्या है फ्रेमवर्क लेके आते हैं कि ये चीजें ना हो। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीनियर ऑफिसर इन XYZ बैंक हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर अंडर PMLA। रेगुलेटरी इंस्पेक्शन के दौरान ये पाया गया कि जो ऑफिसर है ना इट फेल्ड टू सबमिट पीरियडिकली रिपोर्ट टू द बोर्ड एंड हैड वीक कोऑर्डिनेशन विद FIU इंडिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर, कौन सा प्रिंसिपल ऑफिसर का फंक्शन नहीं है। मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैंक AML KYC पॉलिसी, रिपोर्टिंग सस्पिशियस ट्रांजेक्शन टू FIU इंडिया, मेंटेनिंग लाइसेंस विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, या कंडक्टिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द बैंक फाइनेंशियल अकाउंट। देखो मेन काम तो उनका वही है ना, चेक करना AML KYC पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, रिपोर्टिंग करना सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की FIU इंडिया को, देयर मेन वर्क। लाइसेंस भी मेंटेन करना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से ED, ये आपके FIU इंडियन के साथ। स्टेट्यूटरी ऑडिट कंडक्ट करना विल नॉट बी द वर्क ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर ना। प्रिंसिपल ऑफिसर करता क्या बेसिकली, जो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे टॉप लेवल पे कौन है, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है, फिर आपके कौन है प्रिंसिपल ऑफिसर, फिर आपकी क्या है AML टीम। तो प्रिंसिपल ऑफिसर का काम होता है कि डे टू डे एक्टिविटीज पे चेक रखना कि इम्प्लीमेंटेशन हो रही है प्रॉपरली AML KYC पॉलिसी की, क्या स्टाफ चेक कर रहा है, लोगों को KYC कर रहे हैं। और इनका ही काम होता है कि ये रिपोर्टिंग करेंगे FIU इंडिया को। इनको कोई भी सस्पिशन जनरेट दिखता है कि कोई सस्पिशन ट्रांजेक्शन है, जो भी बाकी कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट वगैरह भी, ये सारी रिपोर्टिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, प्रिंसिपल ऑफिसर के ऊपर होती है। और लाइसेंस भी मेंटेन करना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ। ओके, तो ऑडिट कंडक्ट करना विल बी द वर्क ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, कोई ऑडिटर का काम होगा, वो प्रिंसिपल ऑफिसर का काम नहीं होगा। अब assertion क्या बोला गया कि पनिशमेंट अंडर PMLA कैन एक्सटेंड अप टू 10 year इन सर्टेन केसेस। रीजन क्या दिया गया है कि इन केसेस कनेक्टेड विद ऑफेंस अंडर द NDPS, दैट इज नारकोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, मैक्सिमम पनिशमेंट इंक्रीज फ्रॉम 7 to 10 year। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर हेयर, ऑप्शन A B C या D। देखो PMLA क्या बोलता है ना कि जो मनी लॉन्ड्रिंग में पनिशमेंट मिलती है ना 3 से 7 साल की मिलती है अगर आपने ऑफेंस कमिट किया, बट अगर वो ऑफेंस रिलेटेड है ड्रग से, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह से, तो वो पनिशमेंट इंक्रीज हो जाती है 7 to 10 year। तो बिल्कुल सही है, PMLA एक्ट में तो यही दिया गया है।
सो इट इज मेंशन्ड इन पीएमएल एक्ट ओनली कि अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस कमिट करते हो ना, तो जनरली आपको 3 से 7 साल की क्या सजा मिलती है। और ये ऑफेंस कौन से होते हैं? कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, यानी कि वारंट की जरूरत नहीं होती अरेस्ट करने के लिए, और आपको बेल भी नहीं मिलती मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस में। तो जब आपका ड्रग से रिलेटेड ऑफेंस हो जाएगा तो 7 से 10 साल की क्या है सजा मिलती है। तो क्या है राइट ऑप्शन? ए एंड आर ट्रू एंड आर ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। ओके चलिए, टेररिस्ट ग्रुप ने कलेक्ट किए फंड्स फ्रॉम सिंपैथाइजर इन डिफरेंट कंट्रीज। फंड को तब बाद में ट्रांसफर कर दिया थ्रू मल्टीपल बैंक्स टू हाइड देयर ओरिजिन। लेटर दीज फंड्स आर पार्क्ड इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अंटिल दे आर नीडेड फॉर द टेररिस्ट एक्टिविटी। तो विच स्टेजेस ऑफ टेररिस्ट फाइनेंसिंग आर इन्वॉल्व हेयर? देखो, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेजेस होती है ना आपकी, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में क्या होता है? सबसे पहले तो ना रेज किया जाता है फंड्स को, फिर मूव किया जाता है, फिर स्टोर किया जाता है, और फिर अल्टीमेटली यूज किए जाते हैं वो फंड्स टू डू द टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड ही है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो देखो, यहाँ क्वेश्चन में भी यही बोला गया कि टेररिस्ट ग्रुप ने सबसे पहले फंड्स कलेक्ट किए, तो उन्होंने क्या किया? रेज किया ना फंड्स को डिफरेंट कंट्री में, फिर फंड्स को ट्रांसफर कर दिया मल्टीपल बैंक से टू हाइड देयर ओरिजिन, मूव कर दिया अब उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, कि पता ही ना चले एक्चुअल में जनरेट कहाँ से हुआ, एक्चुअल में आया कहाँ से। फिर इन फंड्स को पार्क कर दिया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में स्टोर कर दिया, कई बार क्या करते हैं क्रिप्टो करेंसी में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो इसको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में स्टोर कर दिया जब तक कि वो यूज नहीं हो जाते टेररिस्ट एक्टिविटी, तो लास्ट में वो यूज करेंगे ना। तो यही करेक्ट फॉर्मेट और यही यहाँ पे फॉलो हो रहा है, रेजिंग, मूविंग एंड स्टोरिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए क्लाइंट अटेम्प्ट अ लार्ज कैश ट्रांजैक्शन बट इट इज नॉट कंप्लीटेड, व्हाट इज बैंक ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग दिस अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन? क्या रहेगी बैंक की ऑब्लिगेशन? कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी। ट्रांजैक्शन वाज नॉट कंप्लीटेड एंड नो रिकॉर्ड नीड टू बी केप्ट। की फाइल की जाएगी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट इमीडिएटली, ऑल अटेम्प्ट ट्रांजैक्शन आर डीम्ड सस्पिशियस। फर्निश करी जाएगी इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन एंड मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ इट, या इमीडिएटली क्लोज करना है क्लाइंट्स के अकाउंट को टू प्रिवेंट फर्दर अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन। क्या किया जाएगा यहाँ पे? क्या ऑब्लिगेशंस रहती है बैंक की? देखो, नो ऑब्लिगेशन तो सही नहीं है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं हम। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कैसे होगी? अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुई, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। क्लोज क्यों करेंगे क्लाइंट का अकाउंट, है ना, फर्दर अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन के लिए? तो क्या होगा राइट ऑप्शन सी। बैंक को क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है ना रिकॉर्ड, चाहे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई चाहे नहीं हुई। जनरली क्या होता है, 5 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन का अगर सस्पेशन लगता है तो 10 साल तक का होता है रिकॉर्ड मेंटेन। तो चाहे वो कंप्लीट हुई चाहे नहीं हुई, अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन का भी रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स है जो रन कर रहे हैं कि इलीगल गैम्बलिंग रैकेट। अब उन्होंने अपनी अर्निंग को लीगल अपीयर करने के लिए ना कैश को डिपॉजिट करा दिया डिफरेंट बैंक अकाउंट में, बाद में मनी को ट्रांसफर कर दिया मल्टीपल टाइम बिटवीन अकाउंट इन डिफरेंट बैंक, और कंट्री की ओरिजिन ही हाइड हो जाए। फंड को फिर कंसोलिडेट कर दिया और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। तो डिपॉजिट ऑफ इलीगल अर्निंग इनटू मल्टीपल बैंक अकाउंट बिलोंग टू विच स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? देखो, मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस होते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, प्लेसमेंट, आपका लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। ओके, प्लेसमेंट में क्या करते हैं ना हम जो आपने इलीगल वे से पैसा कमाया, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट बिजनेसमैन है, वो वैसे ना ड्रग सेल करके पैसा कमा रहा है, बट उसने दिखा दिया कि मुझे तो रेस्टोरेंट से जनरेट हुआ, तो उसने उसको लीगल अपीयर किया और वो कैश डिपॉजिट करा दिया डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में, सेवरल डिफरेंट बैंक अकाउंट में। फिर बाद में उसने क्या कर दिया, मूव कर दिया। ठीक है, मतलब लेयरिंग कर दी ना, उसके डिफरेंट बैंक अकाउंट में भेज दिया, फॉरेन भेज दिया, फिर बाद में रियल एस्टेट में दिखा दिया। ठीक है, और लेजिटिमेट दिखा दिया कि ये पैसा जो है ना अब जो है इलीगल वे से कमाया गया था। तो इसमें बोला गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो डिपॉजिट है इलीगल अर्निंग का मल्टीपल बैंक अकाउंट में, वो कौन सी स्टेज यहाँ पे बता रही है? प्लेसमेंट। राइट ऑप्शन इज ए। अगर हमसे पूछा जाता कि मनी को ट्रांसफर किया मल्टीपल टाइम बिटवीन अकाउंट इन डिफरेंट बैंक, तो क्या होता? लेयरिंग। और बाद में फंड को कंसोलिडेट किया तो वो क्या हो गया? इंटीग्रेटिंग। तो ये आपने ध्यान रखना है, PLI इंपॉर्टेंट है कि प्लेसमेंट की जाती है, फिर लेयरिंग, फिर इंटीग्रेशन। ऐसे नहीं होगा कि इंटीग्रेशन पहले फिर लेयरिंग फिर PLI। यही फॉर्मेट, यही सीक्वेंस फॉलो होता है, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। राइट। अब नेक्स्ट
तो अब हम स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच द रिपोर्ट विद टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। तो कॉलम ए है और कॉलम बी दिया गया है। तो कॉलम ए में देखना है हमने कौन सी रिपोर्ट किस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के साथ मैच होती है, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। तो कैश डिपॉजिट और विड्रॉल जब हम करते हैं 10 लाख और उससे ऊपर का, तो ये या तो एग्रीगेट पूरा 10 लाख बन रहा है, ठीक है, जैसे 3 लाख किया एक बारी में, फिर 4 लाख किया, तो पूरा मंथ में अगर 10 लाख बन रहा है तो वैसे भी, और कॉन्टिन्यूसली एक ही गो में अगर कोई 10 लाख कर रहा है तो सीटीआर रिपोर्ट होती है वो। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट, क्रॉस बॉर्डर कर रहे हो अब 5 लाख इक्विवेलेंट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, यानी कि एनजीओ के द्वारा पैसा रिसीव हुआ मोर देन 10 लाख का। एंड काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट, यानी कि जितने भी काउंटरफिट करेंसी नोट रिसीव होते हैं उनकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो राइट सीक्वेंस यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, ऑप्शन ए, राइट। फर्स्ट सी, सेकंड डी, 3B एंड फोर्थ ए, राइट। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल भी कर सकते हो hello@edutab.co.in, और वेबसाइट पे डायरेक्टली यहाँ से विजिट कर सकते हो। एंड here I would like to tell you कि since Navratra has started, so happy Navratra to all of you, and for that reason here is a offer for you all जो 22 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक वैलिड रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो विद फ्लैट 80% ऑफ, राइट। व्हाट यू हैव टू डू, आपको ना वेबसाइट पे जाना है, कोर्सेज में क्लिक करना है। जैसे ही कोर्सेज में जाओगे, जैप कोर्सेज पे क्लिक कीजिएगा। तो जैप कोर्सेज पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो यू विल स्क्रॉल डाउन, तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एक तो कॉम्बो में आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स विजिबल होगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती है, कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट विद फ्लैट 80% ऑफ, फेस्टिवल 80 कोड यू विल यूज टू गेट दिस ऑफर। इन पे 4 सब्जेक्ट्स के आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलती हैं, और कंप्लीट मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट नोट, सब कुछ आपको अवेलेबल हो रहा है। तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। कूपन कोड अप्लाई करना है आपने फेस्टिवल 80, एंड बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप सिंगल सिंगल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसमें भी आप कर सकते हो। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, आईएफएस, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, यू कैन अवेल सेम 80% ऑफ। यू हैव टू यूज अ कूपन कोड फेस्टिवल 80। और अगर आप नवंबर 2025 में सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हो, सॉल्व पीवाईक्यू आप करना चाहते हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, तो वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए कूपन कोड रहेगा टेस्ट 80, राइट। तो अगर आपको ना फिर भी कोई और डाउट, कोई और क्वेरी रहती है, तो यू कैन आस्क अस एनी टाइम। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।